बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। इस दुआ के साथ कि आने वाला जो वक्त है और दिन है आपके, मेरे और पाकिस्तान के लिए बहुत ही खैर और बरकत का वाला हो। लेकिन अगर साथ साथ बात करें कि वक्त बदल रहा है और हर बदलते वक्त के साथ हालात बदल रहे हैं और हालात के जैसे बदल रहे हैं तो हर मोड़ पर एक नया मोड़ आ रहा है। शाहजेब, बिल्कुल नया मोड़ आ रहा है, नए सरप्राइजेज आ रहे हैं मेरे ख्याल में, इसीलिए माया खान आप जिक्र कर रही हैं इस नए मोड़ का। और जो हम जिक्र कर रहे हैं तहरीक एतमाद के मामले के अहम मोड़ की, वो ये है कि एमक्यूएम का ऑपोजिशन के साथ मुआहदा तय पा गया है, जो अब तक खबरें सामने आ रही हैं, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आज मुमकिन तौर पर किया जाएगा। हतमी ड्राफ्ट पर दस्तखत भी हो चुके हैं। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया जाएगा और ऑपोजिशन रहनुमाओं के जाते ही हुकूमती वक्त भी एमक्यूएम से मिलने पहुंचा है और उनकी जानब से भी उनको ये ऑफर कराई जा रही है कि हम भी हर किस्म का मुआहदा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही उनके गवर्नर से इस्माइल ने कहा कि हमने जो है वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया, मुत्तहिद हर किस्म होने के लिए हम तैयार हैं। शाहजेब ने कहा एक और जो है वो वजारत की ऑफर भी की थी, देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन बहुत सारे हालात और वाकयात आपके और मेरे सामने हैं, लेकिन आप भी और मैं हम सब नजर रखते हैं। लेकिन एक चीज और भी आपको बताती चलूं साथ साथ, हमारा काम है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं और हमारा काम है हर खबर आप तक पहुंचाना। तो अगर आगे बढ़े तो हुकूमत ने धमकी आमेज खत में नवाज शरीफ की तरफ जो है वो इशारा दिया है कि उनकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, नवाज शरीफ के मुलव्वस होने को करार दिया है उन्होंने इस खत में खास तौर पर। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें ये इंकशाफ किया है कि मुरासले में बराह रास्त नवाज शरीफ मुलव्वस हैं। मुरासले में बराह रास्त अदम एतमाद का जिक्र भी है। साथ में अगर जरूरत है तो वज़ीर आज़म की धमकी आमेज खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने के लिए भी तैयार हैं। ये वही खत है जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिक्र कर रहे थे। साथ में सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है, यानी कि इसका फैसला 3 अप्रैल को होने वाला है, क्योंकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा है कि अब यह फैसला 3 अप्रैल को होगा। यानी कि तहरीक एतमाद पर वोटिंग की तारीख का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है, जो कि अब 3 अप्रैल होगी, जिस दिन ये मालूम हो सकेगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपने देखा कल राना सल्लल्लाहु साहब भी जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए और उन्होंने कहा 172 जो है वो सीटें जो है वो हमारी जो वोट हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। और कहते हैं हुकूमत के सिर्फ 6 दिन रह गए, ठीक है। और साथ साथ मैं ये भी देख रही थी कि शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी कह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर ऐसा कोई धमकी हमें इस खत आया है, कुछ आया, तो हम कैसे हिम्मत हुई वज़ीर आज़म को हमारे किसी को धमकी देने की, तो हम खड़े हैं उनके साथ। लेकिन बड़ा गाय बगाए अगर आप देख रहे हो शाहजेब, तो स्टेटमेंट्स में ना वो बार बार कह रहे बस अब 6 दिन के लिए है, अब 6 दिन की बात बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन वो एमक्यूएम के साथ मुआहदे के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं हमें। राना सल्लल्लाहु साहब ने भी जिस तरीके से बातचीत की उसमें यही कहा कि अब हमें जो मुनर्रिफ अरकान है उनके वोट की भी जरूरत नहीं है, हमारे वैसे ही वोट 172 तक जा रहे हैं जो उन्होंने गिनवाए भी। साथ में हम ये भी बताएं कि राना सल्लल्लाहु ने ये भी कहा कि काफ लीग ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी, उसके बाद कुछ मुनसिलाई ने कुछ ऐसी उनकी वजह से हुआ है कि जिस वजह से हमने देखा कि बाद में चौधरी साहब ने अपना फैसला जो है वो तब्दील कर लिया, अपना फैसला बदल लिया। तो चौधरी साहब ऐसे फैसले नहीं करते, उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला, वरना चौधरी साहब ऐसे फैसले नहीं करते। तो वो एक चीज मेरे ख्याल इशारे दे रहे हैं कि लोगों ने शायद मशवरे की वजह से या किसी और की बातों में आके चौधरी साहब ने डिसीजन लिया, ये भी हो सकता है साथ साथ। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि अगर वोट की जरूरत पड़ी तो क्या होगा शाहजेब? किसको वोट की जरूरत पड़ी? वो कहा ना कि अगर वोट की जरूरत पड़ी तो शाह महमूद और फवाद चौधरी के घर से भी वोट पड़ेगा। बिल्कुल, ये खैर उन्होंने एक तरह से उस पार्टी का एक बयान ऐसा दिया है कि अगर वोट की जरूरत पड़ी तो शाह महमूद रशीद साहब का भी वोट हमारे पास ही आएगा। ये राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे थे। साथ में राना सनाउल्लाह ने पीटीआई में बुज़दाक ग्रुप बनने का भी दावा किया है। तो ये तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये दावे सामने आए हैं और ये दावा भी सामने आया कि 172 से ज्यादा उनके वोट अब हो चुके हैं। खासतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम के साथ मुआहदा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि जो मुनर्रिफ अरकान है उनका अभी तक कुछ ना कुछ फैसला सामने नहीं आया है कि उनका फैसला क्या होता है। क्योंकि अब जो हुकूमत के वोट है वो तकरीबन 166 हो गए हैं, जिसमें उनको तकरीबन अब कहा जा सकता है कि 6 वोट दरकार हैं, लेकिन अभी भी कुछ मालूम नहीं है। 3 तारीख को ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि किसके पास कितने वोट हैं। 6 वोट दरकार हैं, 6 दिन रह गए हैं। नंबर 6 जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चल रहा है। शाम को 4 बजे और भी बहुत सारे सिनेरियो क्लियर हो जाएंगे। कप्तान के वसीम अकरम प्लस मुस्ताफा होते ही सोशल मीडिया पर जो है
वो मीम्स का एक तूफान आ गया। और मीम्स मैंने और भी देखी बहुत सारी, जो कि पता नहीं क्या आप लोगों ने देखी होंगी नहीं, लेकिन बड़ी दिलचस्प जो है वो तबसरे जरूर शुरू हो गए। ये डिस्कशन बहुत हो रही है, बिल्कुल मिला जुला रद्दमल आ रहा है और तबसर भी सामने आ रहे हैं मीम्स में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अक्सरियत उनके फैसले की हिमायती भी दिखाई देती है, कुछ उनके खिलाफ भी हैं। और किसी ने ये लिखा कि कोई बोला कि बुजदार ने खान की खातिर कुर्बानी देकर लाखों दिल जीत लिए, और कुछ उनकी हिमायत में बातें भी कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो मीम्स हैं खासतौर पर ट्विटर पर और फेसबुक पे वो देखने को मिली बुजदार साहब के इस्तीफे के बाद। साहब ने आपको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस और बार की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए। रिमार्क्स उन्होंने ये दिए हैं कि जब आर्टिकल 63A की बात की जाती है तो रुकनियत खत्म होने का लफ्ज है, लेकिन नाअहली का उसमें लफ्ज ही नहीं है। तो जब नाअहली का लफ्ज ही नहीं है तो नाअहली वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। बिल्कुल एग्रीड है, एब्सोल्युटली। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आर्टिकल 63A में किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। पार्टी सरबराह नाअहली का डिक्लेरेशन देगा। अदालत में आईजी इस्लामाबाद ने सिंध हाउस हमले केस की जो है वो पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने रिपोर्ट आज दोबारा तलब कर ली है उस मामले के हवाले से। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है आगे, 3 तारीख करीब आती जा रही है, मुलाकातें मुसलसल चल रही हैं। और अगर हम ये बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। परवेज लाई और मुनस लाई से मुलाकात उनकी हुई है, जिसमें पंजाब में वजारत आला की तब्दीली और नाराज अरकान को मनाने पर बातचीत हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने परवेज लाई साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि अब उनका ये काम है कि उन्होंने पंजाब में तमाम अरकान को मनाना भी है, वापस लेकर भी आना है और अपनी जमात पर भी नजर रखनी है, हुकूमत की जमात पर भी नजरें रखनी है और कोशिश करनी है कि सबको मनाया जा सके। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की तारीख भी बता दी है कि जी 3 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है अब जरा एक वक्त है कि हम एक एक्सपर्ट को अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करें और उनसे जरा पता करें कि दरअसल अगर आपका है तो वो तज्जिया आपको क्या कहता है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अदनान आल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपने टाइम दिया। गुड मॉर्निंग हम दोनों की तरफ से। जो सवालात हैं उनके तो मैं और शाहजेब भरे हुए हैं, लेकिन अगर पहला सवाल करें अदनान सर आपसे, तो पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली और चौधरी बिरादरान को ऑफर, क्या इस सियासी चाल से वज़ीर आज़म इमरान खान की पोजीशन मजबूत हो गई है? बेहतर हुई है, मुश्किलात कम हुई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अगर MQM जो है वो फैसला करे कि अपोजिशन के साथ जाना है तो फिर इमरान खान के लिए हुकूमत बचाना जो है मुश्किल होगा। और पंजाब में भी जब तक अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप जो हैं वाज़ेह तौर पर परवेज़ इलाही की सपोर्ट नहीं कर देते तो उन्हें भी चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल होगा। अच्छा, तो आप ये समझें कि इस सिचुएशन जो है वो उनकी मजबूत नहीं हुई है, लेकिन कहीं अगर हम ये कहें स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कहीं बेहतर हुई है। आप ये देखिए कि खबरें हैं कि रात गए जो है एक तहरीरी मुआहदा हुआ है MQM पाकिस्तान और अपोजिशन पार्टीज के दरमियान, जिसमें MQM की तरफ से भी दस्तखत किए गए हैं और अपोजिशन की तरफ से फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने भी दस्तखत किए हैं और उसमें तमाम वो शराइत तस्लीम की गई हैं जो MQM ने पेश की थी। लेकिन उसका वाज़ेह तौर पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ, तो लोग समझ रहे हैं कि शायद अभी भी MQM जो है पलटा खा सकती है। MQM के 7 वोट हैं जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। अगर वो अपनी सपोर्ट खींच लेती है इमरान खान साहब की तरफ से तो फिर उनको तहरीक अदम एतमाद में मुश्किल पेश आएगी और अपोजिशन का पल्ला भारी हो जाएगा। लेकिन अगर MQM ये फैसला करती है कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट नहीं देगी बल्कि अभी मजीद इंतज़ार करेगी तो फिर इमरान खान साहब का पल्ला जो है निस्बतन भारी है। वो कि उनके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट डालने से पोजीशन बदल सकती है। अब मुसीबत यह है कि अगर मुनहरिफ अरकान वोट डाल देते हैं उनके खिलाफ तो उनकी हुकूमत तो गिर जाएगी, लेकिन वो फिर नया वजीर आज़म सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए फिर MQM, बाप और क्यू लीग इनकी सपोर्ट चाहिए होती है अपोजिशन पार्टीज़ को। तो अभी सिचुएशन जो है बहुत 50-50 आप कह लें है। कोई आज शाम तक मेरा ख्याल है कि सूरत हाल वाज़ेह होगी और ये जोड़ तोड़ जो है चलता रहेगा। पंजाब में मसला ये है कि अलीम खान का अपना ग्रुप है, जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप है। उन्होंने अभी बिल्कुल वाज़ेह नहीं किया कि वो किसके साथ हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है शायद वो चौधरी परवेज़ इलाही से राब्ते में है और चौधरी परवेज़ इलाही को नून लीग के भी बहुत से अरकान की सपोर्ट हासिल हो सकती है। लेकिन अगर अलीम खान ग्रुप जो है उनको सपोर्ट नहीं करता तो फिर उनके लिए भी मुश्किलात।
अदनान साहब, आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब अगर नून लीग के कुछ अरकान की हिमायत हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बेशक एमक्यूएम साथ दे भी दे ऑपोजिशन का, लेकिन तब भी 50-50 चांस है कि हुकूमत अपने नंबर पूरे कर सकती है? नहीं, वफाक की सूरत हाल अलग है और पंजाब की सूरत हाल अलग है। वफाक में अगर बाप जो है वो तकसीम हो जाए, यानी 2 लोग इधर चले जाएं और 2 लोग हुकूमत में चले जाएं, 2 अपोजिशन में, फिर भी मामला 50-50 रहता है। लेकिन एमक्यूएम के साथ वोट जो है ना वो डिसाइसिव हैसियत इख्तियार कर गए, वो फैसला कौन साबित हो सकते हैं। अगर एमक्यूएम वहां पर नहीं जाती हुकूमत के साथ तो बहुत मुश्किल होगी इमरान खान को हुकूमत बचाना। लेकिन अदनान सर, अब साथ साथ ऑब्वियसली जिस तरह कल सिचुएशन बदली, पहले जो है वो ऑपोजिशन का एक ग्रुप गया, फिर वो एक हुकूमत का ग्रुप गया, और ऑब्वियसली इस सिचुएशन जो उनकी है उस पर उनका डिसीजन क्या होगा अवाम के जहन में सवाल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या समझते हैं शाम 4 बजे क्या होगा? देखिए, एक तरफ तो एमक्यूएम के लिए ये है कि उनको पीपल्स पार्टी से ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। मसलन ये कि वो सिंध हुकूमत भी है उनके पास, उनको सिंध हुकूमत में भी जगह मिलेगी। सिंध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी उनको बहुत से वादे वईद किए गए हैं, और जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें भी उनको अकोमोडेट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पर। और वफाक में भी अगर अपोजिशन की हुकूमत बनेगी तो वहाँ भी उनको वजारतें मिलेंगी। जबकि जो इमरान खान साहब हैं वो सिर्फ वफाक में उन्हें कुछ दे सकते हैं या सिंध की गवर्नरशिप दे सकते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा अपोजिशन के साथ जाने में है। दूसरे ये कि कराची, अब सबकी नज़रें जो हैं अगले इलेक्शन की जानिब हैं, क्योंकि अगर हुकूमत कोई अपोजिशन की बन भी गई तो ज़्यादा अरसे शायद चल ना सके, क्योंकि इमरान खान भी चुप तो नहीं बैठेंगे, जल से जुलूस करते रहेंगे। एक माहौल जो है, और वहाँ 8-10 पार्टियां हैं, उनका कोलिशन कितने दिन चलता है कोई नहीं कह सकता। तो मुश्किल से कुछ दिन ये हुकूमत चलेगी अगर अपोजिशन की बनी। भानमती का कुनबा है, चूं चूं का मुरब्बा है, जो मर्जी कह ले, छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो इस सूरत हाल में सबको ये समझ आ रही है कि जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं, इसी साल इलेक्शन हो सकते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो एमक्यूएम का मुकाबला कराची में है पीटीआई के साथ, उनके साथ 14 सीटें पीटीआई ने उनकी छीनी, वो पीपल्स पार्टी ने नहीं छीनी। तो उनका मुकाबला पीटीआई से है, इसलिए वो उनको सूट करता है कि वो अपोजिशन के कैंप में बैठे और पीटीआई के साथ वो इलेक्शन के मुकाबले में इलेक्शन लड़े। अगर वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करते हैं तो फिर अगले इलेक्शन में पीटीआई और उनका ही तो मुकाबला होना है। अंदरूनी सिंध तो उनका मुकाबला है नहीं पीपल्स पार्टी से। तो एक तरह देखा जाए तो एमक्यूएम का जो फितरी इत्तेहादी हैं वो और पीपल्स पार्टी बनती है, अपोजिशन बनती है। लेकिन और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जी एमक्यूएम की, और एमक्यूएम का हरीफ जो है वो पीटीआई बनती है। लेकिन और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, कई ऐसे चीजें होती हैं जोड़ तोड़ में जो हमें नजर नहीं आ रही होती। तो अब इसके अगर वो बहुत ज्यादा क्लियर होते, अदनान सर बिल्कुल बड़े इशारे दे गए हैं अपनी बातों में। अदनान सर आपने बड़े दे दिए हैं। अच्छा, आप समझ गई तो बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये कि हर बात तो कहीं भी नहीं जा सकती ना हर बात कहीं भी नहीं जा सकती। और भी देखिए ना, बैरूनी फैक्टर्स भी हैं, उनके बैरूनी ताल्लुकात भी हैं, और फिर कई मामलात हैं, लेन देन के मामलात भी होते हैं, इलेक्शन लड़ने के अखराजात भी होते हैं। तो वो सब चीजें भी काउंट करती हैं। लेकिन ये कि अगर वो बहुत ज्यादा क्लियर हेडेड होते तो रात को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, आज वो मामले को टालते ना। मगर ये खबर तो आई है टालते ना, दस्तखत यानी कि नाना साहब जब तक एमक्यूएम की प्रेस नहीं होती तब तक भी चांसेस 50-50 हैं आपके मुताबिक? 50-50 बिल्कुल 50-50 हैं, क्योंकि अगर वो बिल्कुल वाजे होते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते। उनका मोहतात रवैया ये बता रहा है कि अभी भी कोई अटकल है, कोई चीज वो देख रहे हैं। हो सकता है वो और ज्यादा देना चाहते हो वफाकी हुकूमत से कि ठीक है आप हमें 2 नहीं 3 वजारतें दे दें, क्योंकि वो हमें सिंध में भी बहुत कुछ दे रहे हैं,
तो आप तो सिंध में नहीं दे सकते, तो आप उसके बदले हमें वफाक में ज्यादा दे दें। ये बिल्कुल एक लेन देन की सियासत है, इसमें ना कोई असूल है, ना कोई नजरिया है, ना कौमी मुफाद है। सब लोग अपने मफादात के लिए, पार्टी मफादात के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं और उसका हम एक बिल्कुल तमाशा देख रहे हैं कि ये सब इन्होंने क्या किया। में ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपकी बात को मुख्तसर करने के लिए बहुत माजरत चाहती हूँ, छोटे से वक्फे का यहाँ पे वक्त हुआ है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपने आज दिए। शायद हम आपके साथ रह रहकर सीखने जो हमने शुरू कर दिया है और हम दोनों इशारे काफी उठा रहे हैं। अब देखते हैं शाम 4 बजे क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अदनान आल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार। छोटे से वक्फे के बाद सुबह पाकिस्तान में शाज़ेब माया कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल की कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ऐसे बदल रही है, नए नए सरप्राइजेज मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर 3 तारीख तक ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ मुशावरतें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो ये पूरी जो सियासी सूरत हाल चल रही है इसमें अगर हम जिस तरह से एनालिसिस कर भी रहे थे अदनान साहब के, ये तो सियासत का हिस्सा है, अपने ज़ाती मफादात के लिए बहुत कुछ कर लिया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल की वजह से जो कारोबारी हल्के हैं वो बड़े परेशान हैं, उस पर असरात मुरतब हो रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव भी जारी है क्योंकि जाहिर बात है जब सियासी इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, खासतौर पर लोग बड़े परेशान रहते हैं, सरमायाकार बड़े परेशान रहते हैं। मैं यही सोची थी आपसे ये सवाल करूं कि शायद इस तरह तो छोटा सरमायादार जो है या छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हैं या वो समझते हैं कि उनकी छोटी छोटी जो आमदनी है उससे उनका जो है फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट है, वो कितने डाइसी हो जाएंगे, अनडिसाइसिव हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, वो बेयकीनी की जो कैफियत है उसका शिकार हैं और सियासी माहौल में बेहतरी आए या ना आए, सरमायाकार इसी का इंतजार कर रहे हैं कुछ बेहतरी आ जाए ताकि अगर वो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो एक श्योरिटी हो। अगर इंस्टेबिलिटी हुई ज्यादा पॉलिटिकल तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम बनेगी। लेकिन इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद साहब ने। अहमद साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अहमद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो सियासी माहौल में बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है और कुछ हम आगे इंस्टेबिलिटी भी हमें नजर आ रही है पॉलिटिकल। जरा बताइएगा रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट की मजमूई सूरत हाल वैसे क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे और जहाँ सियासी बेयकीनी की सूरत हाल होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हमेशा शाये होती हैं। पिछले 3-4 हफ्ते की हम जब बात कर लें तो 3 हफ्तों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप देख लें कि हमेशा से मनफी रुझान रहा है। इस हफ्ते 1-2 सेशन जो है वो कुछ बेहतर रहे हैं और पॉइंट्स टेबल जो है वो बड़े हैं, लेकिन हम 3-3.5 हज़ार पॉइंट जो है उसकी मंदी जो है वो देख चुके हैं और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये सूरत हाल मज़ीद परसिस्ट करती रही तो बहुत सारा सरमायाकार जो है बहुत सारा सरमाया जो है सरमायाकारों का डूब जाएगा। इसकी वजह यही है कि जब जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर जो है वो लोग शाये होते हैं, वो कहते हैं कि आज अपना माल बेच दो, कल हालात बेहतर होंगे तो फिर खरीद लेंगे। ये बड़ा लिक्विड कैपिटल होता है और लिक्विड कैपिटल बड़ा सेंसिटिव लिक्विड कैपिटल है कि जहाँ थोड़ी सी भी बेयकीनी की सूरत हाल होती है वहाँ सरमायादार अपना माल बेच के जो है वो भाग जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो अच्छी नहीं है। यही चीज़ मैं समझता हूँ कि कमोबेश दूसरे सरमायाकारों में भी जाती है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट को आप छोड़ दें, दूसरे कारोबार हैं वो भी हम ये सोचते हैं कि कल सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सियासी हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। लेकिन अहमद साहब, जब से ये सूरत हाल बनी है, सियासी माहौल इस तरह का बना है, कितना फर्क पड़ा है सरमायाकारी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खासतौर पर बात करें तो? देखिए, 3 से 4 हज़ार पॉइंट आप देख लें कि पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो है वो मार्केट तंजली का शिकार हुई है और ये एक बहुत बड़ा सरमाया है और मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो माइनस चले गए हैं। इन ओवरऑल माइनस सेंटिमेंट्स की वजह से जो है वो लोग परेशान हैं, बुरी तरह जो है वो इनके इन्वेस्टमेंट जो हैं वो मेल्ट डाउन हो गए हैं और ये सूरत हाल जो वो दूसरे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नहीं है। जब वो मार्केट का ग्राफ देखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ माइनस में मार्केट जा
तो ये कहते हैं कि मार्केट पूरी तरह जो है वो स्टेबल हो जाए, मिनिमम पे आ जाए, इसके बाद हम अपना सरमाया डालें और फिर जो है वो मार्केट में तेजी की लहर जो है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल सही। सो अमित शाह साहब, ये मैं आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली यू बीइंग डायरेक्टर हैविंग सच अ ह्यूज मैसिव एक्सपीरियंस, अब मैं आपसे ना एक दूरंदेशी वाला सवाल करने वाली हूँ उस छोटे सरमायाकार के लिए जिसका शाहजेब ने आपसे सवाल किया। अब आपकी नज़र में उनके लिए क्या मशवरा होना चाहिए फिल वक्त हालात और वाकयात को देखते हुए, आपकी गाइडलाइन फॉर दोज इन्वेस्टर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन? देखिए, हम लोग हमेशा यही मशवरा देते हैं कि जब मार्केट डिप पे जाए उस वक्त जो है वो आप बाइंग सीजन में आए। ज़ाहिर है इस वक्त मार्केट डिप में गई भी है, जो आप स्क्रिप्ट की पोजीशन देखें, जो आप रेट्स देखें, तो पीक से वो रेट जो है वो आपको आधे नजर आएंगे। तो ज़ाहिर है हम तो हमेशा जब ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो डिप पर है, आधे आधे प्राइस नजर आ रहे हैं, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, खास तौर पे छोटे सरमायाकारों को। लेकिन उसमें फिर भी यही है कि सूरत हाल जो है वो एक दफ़ा बेयकीनी की सूरत हाल से हम बाहर आ जाएं, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ जाए, ये हो जाए कि जी ये सारी जो पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है, जिसको मैं ड्रामा कहूँगा, ये ड्रामा जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुँचने वाला हो, तो इसके बाद फिर जो है वो लोग सरमायाकारी की तरफ जाए, बिलखुसूस छोटे। तो आप ये तो अहमद सर, आप ये कह इस वक्त जो है जरा सा थोड़ा सा होल्ड कर लिया जाए आपका, अगर मैं ये समझी हूँ मैसेज ये है फॉर दोज इन्वेस्टर्स कि अभी थोड़ा सा रुक जाए जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, देखिए मैं अब ये कह रहा हूँ कि जब आप मार्केट की डिप पे आ जाते हैं, इस वक्त मार्केट की डिप है, तो इस वक्त जो है वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों को जरूर करना चाहिए कि ज़ाहिर है 2, 4, 6, 8 दिन में मार्केट जो है वो फिर बेहतरी की तरफ जा सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सामने नजर आ जाएगी। और फिर स्टॉक एक्सचेंज में एक बात और जरूर याद रखें कि जब भी आए आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ जाएं। आप ये कहें कि मैंने आज सरमाया डालना है और कल जो है वो मेरा सरमाया बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं होता। मार्केट आप पे जो है स्टेबल लेती है, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, लोग और इस मार्केट की तरफ आते हैं। फिर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, उस वक्त जो है वो लोगों को इत्मीनान होता है कि अब लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक स्टेबल पॉलिसीज के साथ आगे बढ़। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो छोटे सरमायादार है, खासतौर पर सरमायाकार है, उनकी इतनी होल्डिंग पावर नहीं होती। उनकी कोशिश होती है कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, शॉर्ट टर्म सरमायाकारी हो। साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, हर साल जब हर 5 साल के बाद जब इलेक्शंस करीब आते हैं और ये जो आखिरी साल होता है ना, इसमें हमेशा इंस्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल, तो इसमें सरमायाकारों को क्या तरीका अपनाना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्योंकि इसमें आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये पूरा साल ऐसे ही गुजरेगा, इलेक्शन कैंपेन्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, जब तक कि अगले इलेक्शन नहीं हो जाते ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, फिर मैं आपको ये कहूँ कि जब आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन की बात करते हैं, तो आप कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, इसके बाद उसके प्रोडक्शन में आते हैं, इसके बाद उसकी ट्रेडिंग में आते हैं, तो ये इट टेक्स टाइम। और आपको पता होता है कि अगर आप अपने आज 1 लाख रुपए डाले हैं तो मुझे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी एग्जैक्टली आपको यही माइंड फ्रेम के साथ जाना है कि आज आपने अगर डाले हैं तो 2, 4, 6 महीने बाद जो है वो मुझे इसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। डिविडेंड भी 1 साल बाद आता है, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आज अगर 48,000 पॉइंट की मार्केट थी और 44,000 या 43,000 पॉइंट आ गई है, तो हम जो है वो अब लॉस की तरफ चले गए हैं। अगर हमने 48,000 पॉइंट पे मार्केट में की है तो फिर हमें वेट करना है, हमें इंतजार कि मार्केट स्टेबिलिटी तरफ चली जाए, लोगों का जो है वो इंटरेस्ट इस मार्केट की तरफ आ जाए, बाद फिर जो है उसका डिविडेंड यील्ड मिलना शुरू हो जाए। सही है। थैंक यू सो मच डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब का आपके आने से कम ये गाइडलाइन जरूर मिल गई छोटे सरमायाकारों को कि एटलीस्ट छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन हाँ जैसे अभी अनस्टेबिलिटी है तो थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा सब्र कर क्योंकि बहुत ज्यादा मैसिव कोई रिजल्ट अभी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और आप सब लोग जो अभी इस वक्त देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब और माया के साथ अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी ये गुड मॉर्निंग और भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, क्योंकि और भी खबरें हैं जिसका आपको भी पता होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद है लेकिन
पूरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत अहम खबरें होंगी जो हम आपसे शेयर करेंगे। जो अब हमारा सेगमेंट है वो उतना ही जरूरी है। आपने गाहे बगाहे हमारे प्रोग्राम्स में जरूर सुना होगा शाहजेब, बल्कि हम लोग याद भी दिला दें कि प्राइसेस किसी चीज की बहुत लेकिन पहले बड़ी खबर दे दो। बड़ी खबर, आम खबर ये है कि कराची में अब दूध सस्ता मिलेगा आपको, बल्कि सस्ता मिल रहा है। लेकिन ये सस्ता मिलने की वजह क्या है, वो वजह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो सप्लाई एंड डिमांड में इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया, और फर्क आने की वजह से जो मार्केट में दूध की फी मन कीमत है वो 3000 रुपए और फी किलो 75 रुपए का ये हो चुका है। लेकिन ये क्यों हुआ है? हमने बहुत दफा प्रोग्राम में जिक्र किया है लंपी डिजीज का, इसमें हमने एक्सपर्ट्स की राय भी ली थी और उससे बातचीत की थी कि क्या इससे गोश्त मुतासर हो रहा है, क्या दूध भी मुतासर हो रहा है, क्या लोग वाकई दूध खरीदना कम कर रहे हैं, जो कि अब हमें नजर आ रहा है। इसलिए कहीं पर आपको दूध 120 रुपए मिल रहा है, कहीं पे 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री मिल रहा है। जी हाँ, फ्री मिल रहा है। तो मैंने जब ये खबर सुनी मैंने कहा ये क्या हुआ। इसका बहुत ज्यादा जो है वो रीजन जो आप और मैं समझ सकते हैं वो यही है कि ऑब्वियसली लंपी डिजीज के हवाले से बहुत सारे लोगों ने अपना जो है वो घर पे डिलीवरीज दूध की बंद करवा दी हैं, गोश्त लेना बंद कर दिया है। यानी कि अगर कहीं इशारे में अगर आप बात समझ रहे हैं, कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस, अगर डिमांड कम हो जाए या डिमांड पर हम सब लोग मिलकर यकजहती के साथ जरा आ जाए कि हम नहीं लेंगे, बायकॉट करेंगे या कम कर देंगे, तो प्राइसेस कितनी नीचे आ सकती है। और इससे पहले हम आपको ये बता रहे थे कि हर हफ्ते तकरीबन हम देख रहे थे दूध की प्राइसेस में इजाफा हो रहा था। और शाकिर गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी जिक्र कर रहे थे कि ये प्राइसेस 200 तक जाएंगी। याद है? बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब से लंपी स्किन डिजीज का प्रॉब्लम शुरू हुआ है उसके बाद से प्राइसेस मुसलसल नीचे आ रही हैं। लेकिन इसकी डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली हो क्या रहा है मार्केट में, क्या वाकई दूध इतना सस्ता मिल रहा है और जानवरों की इस वक्त क्या कंडीशंस हैं, ये लंपी डिजीज कितनी फैल चुकी है। तो हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज शराज अहमद साहब ने। शराज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर लेकर आए भैया आप, जबरदस्त। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए वैसे ही बहुत कम खुशखबरियां मिलती हैं और उनमें से एक जो है आज ये खुशखबरी हम दे रहे हैं सबने जो देखने वाले हैं। केस तकरीबन कराची में इस वक्त जो दूध की कीमत है वो तकरीबन आधी हो चुकी है और ओपन मार्केट में जो दूध 4500 से 5000 रुपए फी मन बिकता था अब वो 3000 रुपए मन हो चुका है, जिसको अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 75 रुपए इस वक्त मार्केट में मिल रहा है। और इसी वजह से कराची के जो रिटेल स्टोर्स हैं वहां पर दूध की कीमतें अब कम हो रही हैं। कहीं 70 से 75 रुपए, कहीं 80 रुपए, कहीं 100 रुपए, इस तरह से जो है वो दूध फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सूरत हाल अगर देखी जाए तो 1 किलो दूध के साथ कहीं दही फ्री मिल रहा है और कहीं दूध फ्री दिया जा रहा है, जो कि शायद ख्वाब में ही सार्फिन जो है वो सोचते होंगे, क्योंकि दूध की कीमतें हमारे यहाँ तो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि लंपी स्किन की डिजीज की वजह से जो सार्फिन है वो अपने आप जो है वो थोड़ी एहतियात बरत रहे हैं, गोश्त का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, घरों में दूध का इस्तेमाल कम कर दिया है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई और डिमांड का फर्क है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। दूध के जिक्र पे हम भैंसों का जिक्र करते हैं, तो क्या ये डिजीज भैंसों में भी है? नहीं, अब तक की जो तहकीक हुई है उसमें ये साबित हुआ है कि भैंसों को ये डिजीज नहीं लगती, क्योंकि वो उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है बनिस्बत गाय के, और खास करके वो एनिमल्स जो कि बाहर से दरामद शुदा हैं, जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं जिसमें साहिवाल है, रेड सिंधी है, या इस तरह की जो दीगर गायें हैं उनकी इम्यूनिटी पावर जो बाहर की गायें होती है उनसे बेहतर होती है और इसी वजह से वो सर्वाइव भी कर रही हैं, बेहतर भी हो रही हैं। लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा हमने देखा, क्योंकि 20,000 से ज्यादा जानवर सिर्फ सिंध में इस डिजीज की वजह से जो है वो बीमार हो गए थे और 1% तकरीबन इन जानवरों की मोर्टेलिटी भी देखी गई है। बहुत से जानवर मरे भी हैं और खास करके जो कुर्बानी के जानवर जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ सोराब गोट सुपर हाईवे के करीब बड़े जो है फार्म्स बने हुए हैं और वो बकरा ईद अब तो करीब आ रही है, लोग इस वक्त जानवर खरीदना शुरू कर देते हैं। और अगर वो खरीदना शुरू कर रहे हैं तो फिर उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो वाकई आप ये बता रहे हैं कि जितने कुर्बानी के जानवर हैं वो भी इससे मुतासर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जानवर इससे मुतासर हुए थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। सिंध में, कराची में खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने अपने तौर पर भी वैक्सीन इंपोर्ट करके अपने जानवरों को वैक्सीन करना शुरू किया। मैंने ये सुना है कि जब वैक्सीनेशन लगती है तो वैक्सीनेशन लगने के बाद थोड़ा सा बढ़ता है, जो भी वायरल होगा, जो भी इंफेक्शन होगा वो थोड़ा सा वैक्सीनेशन के टाइम में बढ़ता है। उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आता है, लेकिन
लेकिन वो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर देता है कि जब उसको ये वायरस अटैक करता है तो इंटरनली जानवर की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है और इसी वजह से वो इस जानवर पर इस बीमारी का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही थी ताकि जो जिन लोगों को वायरस की वैक्सीन लगी थी उनको इम्पैक्ट उसका कम आया। नहीं, और फिर ये वैक्सीन लगने के बाद वो डिजीज से बच जाएंगे, लेकिन जो ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा इस वैक्सीन के लगने के बाद? जिनको ये बीमारी लग चुकी है वो तो इससे इसका फायदा नहीं हो सकेगा क्योंकि वो जाहिर है वो उस बीमारी से निकल चुका है, उस साइकिल से निकल चुका है। शिराज, लोगों को नुकसान ही होगा जिनका ऑब्वियसली ये कारोबार है, अगर हम उनके हवाले से भी आए तो उनका भी तो ऑब्वियसली दूध वालों का कितना नुकसान हुआ होगा, उनको क्या चैलेंजेस का सामना पड़ रहा होगा। गोश्त वालों के बेचारे हम लोग डिलीवरी कहते हैं ना, हफ्ते के हफ्ते घरों में डिलीवरियां हो रही है, लोगों ने गोश्त खरीदना छोड़ दिया आ ही नहीं रहा भाई, नहीं चाहिए नहीं। अब खौफजदा भी लोगों को आम हो जाती है, लेकिन बेचारों का उनका भी तो कारोबार, उनको भी तो रोटी रोजी है, उनका क्या उनकी क्या इस वक्त जो अगर आप मौजूदा सूरत हाल देखें तो कराची में 70% मीट की जो फरोख्त है वो कम हो चुकी है। सिर्फ 25 से 30% जो है गोश्त सेल हो रहा है और उसकी जगह लोग मटन और चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से चिकन की प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई हुई हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल इन अशिया की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला था वो देखा जाता था। माह रमजान से कबल गोश्त की कीमत में 100 से 150 रुपए फी किलो तक इजाफा हो जाता था, लेकिन इस बार अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ। पिछले साल वाली प्राइस ही जो है वो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ मीट एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो कुछ मुश्किलात नहीं है और जो फार्मर्स हैं वो भी गोश्त इस तरह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो डेयरी फार्मर्स हैं इस वक्त वो शदीद मुतासिर हैं क्योंकि दूध खरीदने वाला कोई है नहीं और दूध जो है वो बड़ी तादाद में कहीं सड़कों पे हम देखते हैं कि वो बेच रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जैसे हम सुबह के टाइम मार्केट में जाते हैं तो वहां पर दूध के जो कंटेनर्स हैं वो हमें भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके जो रिटेलर्स हैं, जो लोग बंदियों पे काम करते हैं और उन्हें लाजमी दूध उठाना होता है, वहां वो दुकानों पर दूध जो है वो सेल नहीं कर पा रहे और इसी वजह से वो मंडियों में दूध लेके आते हैं ताकि ओपन मार्केट में जो बेकरी वाले हैं, जो दूसरे स्वीट्स वाले हैं, वो ये दूध खरीदें और वो उससे जो है उनका दूध जो है वो फरोख्त भी हो जाए और जो कीमत है उसको थोड़ा सा वो लॉस कम कर सके। आपके तरफ से मैं देखने वालों को एक मैसेज कर देना चाहती हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है वहां पर जाकर आप हमें फीडबैक दीजिएगा जब ये सेगमेंट अपलोड हो, तो आप जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में कितना जो है वो दूध की क्या कीमतें हैं, कितना आपको जो है वो अब मिल रहा है, या आप खरीद रहे हैं या आप नहीं खरीद रहे हैं, और आप जरूर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो मेरे इलाके में अभी भी 120 रुपए मिल रहा है, अभी भी 120 मंगवाई थी और उसमें कोई साथ फ्री दूध नहीं है, कोई साथ फ्री चीज नहीं है। क्या बाकी इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों को अगर हम देखें तो ऐसे ही है, किसी इलाके में फ्री मिल रहा है, कहीं पे साथ दिया जा रहा है, कहीं पे कम पैसों में दिया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले जो है लिम्पी स्किन डिजीज से पहले कराची भर में दूध जो है 150 रुपए किलो मिल रहा था, तो अब 20 से 30 रुपए कहीं फर्क आया है, तो कहीं 50 रुपए का फर्क आया है, तो कहीं एक लीटर दूध जो है वो फ्री मिल रहा है, कहीं दही फ्री मिल रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध की कीमत जरूर कम हुई है, डिमांड भी कम हुई है। इलाकों की अगर बात करें तो कराची के तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं वो मुख्तलिफ प्राइसेस पे दूध जो है वो इस वक्त फरोख्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम अपना लॉस करें, लेकिन शहरियों की जानिब से जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात बढ़ती जा रही है और खास करके दूध और गोश्त की जो डिमांड है वो मार्केट में काफी कम हो चुकी है। वो मार्केट में काफी कम हो चुकी है। बस यही है कि शराज ऑब्वियसली क्योंकि रमजान अब बिल्कुल आ गए हैं, उसके बाद फौरन ही रमजान के गुजरने के बीच में ही इंसान बकरीद की तैयारी करना शुरू कर देता है, मवेशी मंडी की तरफ जाना शुरू कर देता है। कुछ लोग महीने 2 महीने पहले ही अपने घरों में ले आते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस आने वाले वक्त में हमारे लिए, लेकिन साथ साथ आपकी वाली बात जो हम वक्फे में भी कर रहे थे कि अगर हम मिलकर इस बात का फैसला करें कि हमें इस चीज से बाइकआउट करना है, अगर प्राइसेस का हमें शिकायत है तो हमें मिलकर कुछ फैसला करना। वैसे इस लंपी डिजीज से वाकई मायाम ने ये सीखा है, क्योंकि हम ये अक्सर शिकायत कर रहे थे प्रोग्राम में भी, मुख्तलिफ जब ऐसी डिस्कशंस होती थी कि प्राइसेस मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा था, खदशा था कि ये प्राइसेस रमजान करीब आने तक 200 तक चली जाएंगी। लेकिन जब से ये लंपी डिजीज का प्रॉब्लम आया उसके बाद से हम देखेंगे प्राइसेस मुसलसल गिरती जा रही हैं और कहीं पर 120 मिल रहा है, कहीं 130 मिल रहा है, कहीं फ्री भी मिल रहा है 1 किलो दूध खरीदने पर। तो जब डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम आता है तो फिर ऐसे ही होता है। बट खुदा ना खास्ता मेडिकली कोई खतरा नहीं है, सिर्फ ये खौफ की वजह से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है ना जी। ये बिल्कुल इसी तरह, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन सब ने यही बताया है कि इसका दूध इस्तेमाल करने में या इसका गोश्त खाने में कोई परेशानी का जो है वो सबब नहीं बनता और जाहिर जो जानवर बीमार होता है वो प्रोडक्शन भी नहीं करता। तो जाहिर सी बात है जो मार्केट में इस वक्त दूध आ रहा है, जो गोश्त आ रहा है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल सिक्योर है।
है। ठीक ठीक ठीक, ठीक थैंक है यू शिराज, बहुत शुक्रिया आपने शो में ज्वाइन। इस्लाम मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत जरूरी था, लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ साथ जरूरी है इंटरनेशनल खबरें शामिल करते हैं, दुनिया का गोल चक्कर लगाते हैं। लंदन में एक इंसान की जो साइकिल चुराने की आदत थी, वो एक दो नहीं बल्कि 500 साइकिल चुराने की ऐसी उनकी आदत थी कि उन्होंने 500 साइकिलें चुराई, जो कि गूगल में के मैप पर पूरी दुनिया जो है वो देख सकती है। उनका ऐसा एक बाकायदा उनका जो शौक है पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल तमाम साइकिलें एक जगह ढेर की तरह वो नजर आ रही हैं। तो वो इतनी साइकिलें चुरा करते क्या है माया? कुछ भी नहीं करते, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं। वो अकेले इतनी सारी साइकिलिंग तो कर नहीं सकते। बट ऑब्सेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, अक्सर लोगों के आदत बन जाती है, एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। एब्सोल्युटली साइकिल गुज़िश्ता 5 बरस में चुराकर जमा की गई हैं और अब बड़े ढेर की शक्ल उन्होंने अख्तियार कर ली है। अब फाइनली उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने जो 500 साइकिल आपने चुराई थी, आपने लोगों को, जब ये 500 लोगों को एक साथ वापस मिलेंगी साइकिल, लोगों को बेकार करते हैं, आपने बेसाइकिल किया लोगों को, और कितने लोग परेशान होंगे हमारी साइकिल कहाँ गई। और ये 54 साल शख्स है जो साइकिल चोरी करता है, ऐसे ही है। मतलब आपकी तजर्बे की दाद देनी पड़ेगी कि आपका शौक है, और अल्लाह ताला आपके इस शौक को खत्म करे, क्योंकि ये शौक लोगों के लिए बड़ा शौक है। साथ में एक साहब ऐसे हैं जो अपनी शादी से बार बार भाग जाते हैं। कितने समझदार आदमी हैं कि बार बार भाग जाते हैं, लेकिन इतने एंड तक ना जाएं कि लोगों को जो है ना वो मंडप में आप पहुंचा दें और फिर खुद गायब हो जाएं। मतलब वो एक बार फिर गायब हो गए और उनको जबरदस्ती पुलिस ने मुदाखलत करके पकड़ा और पकड़कर जबरदस्ती उनकी शादी करवाई कि भाई बैठ जा, शादी कर ले। ये आपने अगर करना है नहीं, ये डोज आप पहले ले लिया करें, लेकिन लोगों को जो आप शौक दे रहे हैं। भारतीय रियासत बिहार के इलाके धनाबाद में दूल्हा एक बार फिर अपनी शादी के मंडप से गायब हो गया और लापता हो गया। पुलिस ने फिर जो है वो मुदाखलत फाइनली की और उनको जो है वो पकड़ा। क्या वजह क्या बनी होगी वैसे, इन्होंने क्यों बार बार भाग जाते होंगे? क्या खैर वजह हम अगले शो में कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वजह थी अपनी शादी से भागे जा रहे थे। यहाँ पर जो हमारे पास आपके लिए एग्जांपल है वो वाकई बड़ी इंस्पायरिंग है, क्योंकि अमेरिका में 101 साल इनके सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद बिलाखिर 84 साल बाद अपने हाई स्कूल की डिग्री हासिल कर लिया। हाई स्कूल की डिग्री हासिल की वर्जीनिया, क्लोज टू डीसी डिस्ट्रिक्ट वर्जीनिया में। ऑब्वियसली 1930 की दिहाई में स्कूल छोड़ने के बाद रवा माह तकरीबन 84 साल के इंतजार के बाद हाई स्कूल की डिग्री उन्होंने हासिल की। और कूपर साहब ने बड़ा कमाल किया। कूपर साहब कंग्रेचुलेशंस ऑन योर डिग्री। और कूपर साहब छा गए, और एक वो भी छा गए जिन्होंने जो है ना 5 साइकिल चुराई थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में उस दूल्हा को जो वो फरार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी साइकिल भी चोरी हुई है, आप बड़ा गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं साइकिलिस्ट रही हूँ, इसलिए मुझे साइकिल चोरी होने का बड़ा गम होता है, लेकिन आप ज्यादा गम ना मनाएं। आप रहिएगा हमारे साथ। ससुर पाकिस्तान में शाज़ेब बरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, सो प्लीज डू स्टे विद अस। राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और माया खान बड़ी अफसुर्दा हैं ब्रेक से पहले भी और ब्रेक में भी, क्योंकि उनको पता ये लगा कि हमारा जो मैच है पाकिस्तान कौमी टीम वो हार चुकी है, और तकरीबन ये मैच 88 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है। शिकस्त को अपना जो है ना वो साथी बना के रखा है। मैं इतनी नाराज हूं, मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं नहीं करनी कोई बात, सीरियसली थोड़ी सी कर ले। कोई बात ना हो। हम लोग हार से अपनी जान नहीं छुड़ा सके, और वनडे सीरीज के आगाज में एक बार फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और साथ में आपको बताएं कि बॉलर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं, बल्लेबाजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई डबल फिगर में नहीं जा सका, कोई बहुत जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो परफॉर्म नहीं कर सके। बॉलर्स पर भी ये सवाल उठता है कि क्या अगर शाहिन शाह अफरीदी नहीं होंगे तो क्या बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे सवालात हमें करने हैं, इस पर गुफ्तगू करनी है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है तफसीली बात करने के लिए सीनियर क्रिकेट राइटर और एनालिस्ट सोहेब अलवी साहब ने। सोहेब अलवी साहब को खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले तो रन्स का पहाड़ खड़ा करवाया, उसके बाद अगर शाहिन शाह अफरीदी टीम में नहीं होंगे तो क्या हमारी बॉलिंग लाइन बिल्कुल तबाह हो जाएगी? बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जरा सा अपने आप को हल्का ले लिया। ऑस्ट्रेलियन साइड ये देखते हुए कि उनके टॉप 4 बॉलर्स जो टेस्ट मैच में थे वो वनडे क्रिकेट की सीरीज में नहीं है, और ऊपर से फिर ये कि जो इक्का दुक्का उनके अच्छे बॉलर्स थे वो भी इंजर्ड हो गए। सो आई थिंक पाकिस्तान टुक इट लाइटली। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम केपेबल नहीं है इस ऑस्ट्रेलियन बी साइड को हराने के लिए,
लेकिन आई थिंक इन्होंने जरा सा हल्का लिया, शाहिन शाह अफरीदी को बिठाया, शायद वो इंजर्ड भी थे, शायद उनको रेस्ट दिया। और दूसरा आई थिंक हसन अली को दोबारा ये सोच के खिलाया कि शायद वो फॉर्म में आ जाए, कंसिडरिंग कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो हैं वार्नर नहीं है और एक दो और अच्छे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो उनके ओडीआई साइड के हैं, वो नहीं आए इस टूर के ऊपर, मैथ्यूज नहीं है। ये सब बैकफायर हो गया एक्चुअली। और दूसरा ये मैं अमेज था जब मैं लेकिन आप हसन अली का कि पाकिस्तान को बैटिंग करना चाहिए थी, ये भी एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने कि आपने ऑस्ट्रेलियंस को बैटिंग दे दी, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव ऐसा खड़ा कर दिया कि फिर अब वी आर नॉट गुड चेजर्स, लेट्स फेस इट, हमारी हिस्ट्री रही है कि आप ज्यादा अच्छे चेजर्स नहीं हैं। आपने वहां पे भी अपने डेब्यूटेंट्स को रखा, प्लस फिर आपने अपनी बैटिंग डेप्थ नहीं रखी, आपने शाहिन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया, एंड आई थिंक वी मेस्ड अप इन आवर सिलेक्शन एक्चुअली। क्योंकि आप हसन अली का जिक्र कर रहे हैं, हसन अली वर्ल्ड कप से ही अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, मुसलसल हम देख रहे हैं उनका फिटनेस लेवल किसी को समझ नहीं आ रहा। तो अब जरा मुझे बताइएगा क्यों बार बार उन्हें खिलाया जाता है और फिर कुछ हम डिसअपॉइंट भी होते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो टेस्ट सीरीज में गेंदबाजी की उससे ये एनर्जी तो दिखाई उन्होंने, और जरा सी बॉल रिवर्स स्विंग भी हो रही थी, इस चक्कर में उनको खिलाया। दूसरा ये मेरे ख्याल में कुछ फेवरेटिज्म है, कुछ एक सॉफ्ट साइड है हसन अली की तरफ, जिसपे जो सेलेक्टर्स हैं, जो कप्तान हैं, वो बार बार उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और उनको ऐसा मौका दे रहे हैं कि कहीं से वो 2 विकेटें ले जाएं, 3 विकेटें ले जाएं, कुछ कर लें। वहां पे आई थिंक जरा सी ज्यादती हो रही है दूसरे प्लेयरों के साथ, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम में। आते रहे लेकिन शोएब साहब हम इफ्तिखार खुशा को पीएसएल में बेहतरीन बैटिंग करते देखते हैं, तेज तरीन बैटिंग करते देखते हैं, पावर हिटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वो कौमी टीम में ऐसे खेल रहे होते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। ये जरा सी एक मैच के बाद जरा सी ज्यादती होगी इस वजह से कि इफ्तिखार अहमद ने अपनी पूरी कोशिश की थी एंड ही हिट द राइट बॉल, ही हैड द राइट आइडिया, he just found the fielder। खुशदिल शाह को एंड में इतना बड़ा आपको एवरेज मिल गया 20-21 रन का कि वो क्या कर सकता था। So I think just give them one more match, I think you've got the right players there। लेकिन इफ्तिखार का भी आपने, इफ्तिखार और खुशदिल शाह के साथ अगर आपने जाना है तो फिर आपने दूसरे बल्लेबाज ऐसे रखने हैं कि जो उनको इतना स्टीप टारगेट ना दे दें। लेकिन मैं फिर कहूंगा, देखिए टैक्टिकल मिस्टेक भी हुई है कल के मैच में, we should have batted first, चाहे हम 275 बनाते, चाहे हम 280 बनाते, लेकिन हमारे बॉलर्स के ऊपर एक चांस रहती है, हमारे स्पिनर्स के ऊपर, कि अगर वो उस तरह से बल्लेबाजी करते, शाम को इतना आसान नहीं होता है जितना दिन में धूप में होता है। इतना होता है। सिर्फ सर अहम सवाल, अगर आप समझते हैं कि इनको अगले मैच की तरफ बढ़ते हुए किस तरह का माइंडसेट या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो आप अगर समराइज वे में कहना चाहेंगे तो किस क्या होगा? गेम प्लान के साथ फील्ड में उतरे, क्या तब्दीलियां करें, कैसे मैच खेलें कि जीत जाएं शोएब साहब? देखिए सबसे पहली बात तो ये अपना माइंडसेट ये करना चाहिए कि अपना डर निकाल दें। अभी भी चाहे लाख इनके अल्फाज हो, रमीज राजा के, सकलैन के, बाबर आजम के, कि हम पॉजिटिव हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनके हाथ पांव भूल जाते हैं जब ये ग्राउंड में आते हैं कि कहीं हमारी जगह ना चली जाए, कहीं हम हार ना जाए, कहीं हमें क्रिटिसिज्म ना हो जाए, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ये इनको पहले माइंडसेट में ये निकालना है। ऑस्ट्रेलियंस प्ले फेयरलेस क्रिकेट, उनका आपने हेड देखा, वो 4 साल बाद वो पिच कर रहा था और आते ही उसने ऐसे खेला जैसे कि वो पिछले 4 साल से खेल रहा है और अगले 4 साल खेलेगा। एक तो आपने बिल्कुल ये फेयरलेसनेस हटानी है, फेयर हटाना है कि हमारी जगह जा सकती है, जाएगी, चाहे आप 100 करें आपकी जगह जा सकती है। दूसरा ये है कि जो आपने चेंजेस करने, ब्रिंग इन समथिंग लाइक हैदर और समबडी, ताकि ऑल्टरनेट आपका ऐसा बैट्समैन आता रहे जो कि फेयरलेस हिटिंग करता हो। रिगार्डिंग बॉलर्स आई थिंक बहुत बड़ा, यानी कि वली साहब गेम की जा सकती है लेकिन गेम प्लान में बेहतर करने की जरूरत है आपके मुताबिक। बिल्कुल, गेम प्लान में बेहतर करने की जरूरत है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होगा, फील्डलेस क्रिकेट खेलनी होगी, तभी हम मैच को जीत सकते हैं। तो
तो ये है आपका एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और हम जो मैच हारे हैं थोड़ा सा दुख उसका ऐसे कम हुआ है कि एनालिसिस अच्छे हुए ना तो पता लग जाता है अच्छा हम गेम प्लान बेहतर कर सकते हैं। नहीं, दुख से ज्यादा मेरा जज्बात दुख से ज्यादा पहुंच चुके। थैंक यू सर, आप शामिल हुए, लेकिन वो वाकई शादी मुझे कहता है काम डाउन हो जाए। मैंने कहा नहीं, तो मुसलसल ऐसा हो रहा है, लेकिन जब कुछ इंसान को डाइवर्ट करना होता है ना, इंसान कहता है चलो क्या तो ड्राइव पे जाए, कोई एडवेंचर करें, कोई मतलब कोई स्पोर्ट्स होने चाहिए। पहले हम बड़ा इस चीज का हमारा फील होता था कि जी कराची में जो है वो वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मतलब पाकिस्तान के कोने से आते हैं समंदर देखने के लिए। हमारी साहिल पट्टी इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद वाटर स्पोर्ट्स ना हो तो ये ज्यादती होगी। और अब ये मैं कहूँ अगर खुशखबरी है मेरे पास ये, क्योंकि ये साहब जो हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम शाहजेब अहमद है और जबरदस्त एंकर है और जबरदस्त काम करते हैं, अकेले अकेले जाके घूम के आ जाते हैं। और तंजिया था, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही, हॉक्स बे पे गए थे। बिल्कुल, सिटी गवर्नमेंट के ताउन से वाटर स्पोर्ट्स का आगाज किया गया है, वो आपको दिखाते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम हमेशा पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग की बात करते हैं। हम वो जगह आपको दिखाते हैं जहां पर तमाम फैमिलीज़, वो तमाम लोग जो कराची में रहते हैं या कराची के आसपास रहते हैं, वो इन जगहों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं ताकि वहां पर जाने के बाद उनको एक एक्टिविटी मिले उनके बच्चों के लिए और उन पूरी फैमिलीज़ के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश होती है आपको ऐसी जगहों पर ले जाने के लिए और हम दिखाते भी रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बलूचिस्तान का भी एक ट्रिप कराया था जिसमें आपको मुख्तलिफ जगह दिखाई थी। आज हम आपको लेकर आए हैं हॉक्स बे पर। वैसे तो आप लोग हॉक्स बे आते रहते होंगे, यहाँ के बीच भी देखते रहते होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ हट्स का भी रुख करते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब हॉक्स बे पर KMC के ज़ेरे तमाम आपको वाटर स्पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है, अवेलेबल है वाटर स्पोर्ट्स। अब से कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस किस्म के वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आप हॉक्स बे आने के बाद इंजॉय कर सकते हैं। साहिल समंदर, ये ठंडी हवा और ये खूबसूरत मंजर, मैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन इसी साहिली पट्टी पर अगर वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो इस वाटर स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट को जो हेड कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद है। राहिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? राहिल साहब, सबसे पहले तो बताइएगा इस वाटर स्पोर्ट्स को शुरू करने का मकसद और बेसिकली आइडिया है क्या? बेसिकली आइडिया ये है कि हमने ये प्रोजेक्ट KMC और फार एडवेंचर्स जो प्राइवेट एक फर्म है उसके इश्तराक से कराची के लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट हमने इसका एक बना रहे हैं। ठीक है। और इससे जो है वो वाटर स्पोर्ट्स का ये समझे कि पहला गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट है। क्योंकि सर हमारे जो कराची के लोग हैं वो बहुत ये परेशान होते हैं कि हम तफरीह के लिए कहाँ जाएं, हमें वाटर स्पोर्ट्स करनी है तो हम कहाँ पे जाएं, और जिन जगहों पे अवेलेबल हैं या तो वो बहुत महंगे हैं, वो अफोर्डेबल नहीं है, या फिर बहुत दूर हैं। तो इस हवाले से क्या प्लान बनाया गया ताकि जो इजीली शहरी हैं वो आ सकें और एंजॉय कर सकें वाटर स्पोर्ट्स को? डेफिनेटली प्लान यही है कि टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर द पब्लिक, और अफोर्डेबल के साथ जो है वो क्वालिटी सर्विसेज Exactly. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्विसेज तो देखें यहाँ पे अभी कुछ लोग दे भी रहे हैं, बट वो सेफ्टी के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते और जो है वो क्वालिटी वो उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ा सा दे आर नॉट वेल ग्रूम्ड, वेल एजुकेटेड नहीं है, उनको जो है सेफ्टी की चीज़ें नहीं पता। तो हम लोग अपने यहाँ पे सेफ्टी सिस्टम्स हम लोग सारे क्रिएट करते हैं। अब इसका जो है वो बेसिकली KMC से इश्तराक का मकसद ही ये था कि हम लोगों को जो है वो इन अ परमिटेड वे, इन अ लीगल वे ये सारी फैसिलिटीज़ डेवलप करें लोगों के लिए, जिसमें कि वॉशरूम की फैसिलिटी हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बीच पे हमें रिक्वायरमेंट होती है वॉशरूम की, शेल्टर की और जो है वो सेफ्टी की। टाइमिंग सही बताइएगा, क्या लोग पूरा हफ्ता आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और सारा दिन उनके पास टाइम होता है या कोई स्पेसिफिक इसके टाइमिंग्स हैं? डे टाइम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होती हैं। ठीक है। और अभी फर्स्ट स्टेज में जो है हम सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो राहिल साहब, आज हमें हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि आज आप हमें कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स कराने जा रहे हैं जो हम अपने नाज़रीन को दिखा सकेंगे कि आप लोग यहाँ आके ये सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आज आपको सारी वाटर स्पोर्ट्स कराएंगे, सारी कराएंगे, हम स्नॉर्कलिंग भी करेंगे, कोशिश करेंगे, जेट स्की भी होगी, साथ में जो मोटर बोट्स हैं और ट्यूब्स भी होंगी। तो अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि राहिल साहब हमें सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी हमें आगे चलकर देखना है जो
सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं। उसके बाद हम साहिल समंदर से कुछ आगे बढ़ेंगे, पानी में उतरेंगे और आपको वो तमाम मनाजर दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपका दिल ललचाएगा कि आप लोग भी हॉक्स में आएँ और ये तमाम वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकें। तो ये पानी में जाने की अब तैयारियां हैं। सबसे पहले हम वाटर बोर्ड पे जाएंगे, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये लाइफ गार्ड कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? ये मुझे लाइफ जैकेट पहना दें ताकि हमारी सेफ्टी पूरी हो जाए। उसके बाद हम पानी में उतरने की कोशिश करेंगे। एडवेंचर से भरपूर सफर का आगाज हम लोग कर चुके हैं और सबसे पहले हम जा रहे हैं समंदर के बीचों बीच उस साहिल समंदर से इस मोटर बोट में और थोड़ा सा यूज टू हो जाए एक दफ़ा पानी के साथ। उसके बाद आपको स्नॉर्कलिंग भी करवाएंगे, साथ में इसी एडवेंचर में जेट स्की भी शामिल है। तो तमाम वाटर स्पोर्ट्स शामिल है जिसका हमने आपसे जिक्र किया था। एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये तो हम करने के बाद ही आपको बताएंगे, लेकिन अभी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं सुकून से बैठा हुआ हूँ। फैमिलीज आती हैं यहाँ पर, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं और इस वाटर स्पोर्ट से, इस एडवेंचर से लुत्फानंदोज़ होते हैं। तो आपके लिए तो मेरा मशवरा है ही, लेकिन आगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके बाद आप लोग का खुद ही दिल करेगा कि आप लोग वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए हॉक्स बे का रुख ज़रूर करें। तो ये वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने के लिए हम लोग निकले, एडवेंचर के लिए निकले हैं और सबसे पहले हम मोटर बोट में बैठे हैं। लेकिन आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोग यहाँ विजिट करेंगे तो तभी करेंगे जब आपको ये यकीन होगा कि यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जो सारी कंडीशंस हैं एडवेंचर की वो बिल्कुल आपके ऐन मुताबिक हैं। तो यही बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि जिस मोटर बोट पर हम लोग हैं यहाँ पर भी 2 लाइफ गार्ड्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आल मासिफ है। अच्छा आसिफ भाई, मुझे बताइएगा कि हम जिस तरीके से देखते हैं लोग ज़रा खौफज़दा होते हैं समंदर में जाने के लिए और कहते हैं बड़ा गहरा पानी है, हम जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में इतना ख्याल रखा नहीं जाता सेफ्टी का। आप लोग सेफ्टी का कितना ख्याल रखते हैं? सर हम सेफ्टी का पहली बात तो ये हमारे काम में ये कहा जाता है कि सेफ्टी फर्स्ट, या जेट स्की हो या बोर्ड हो। बिल्कुल ऐसा मतलब ये बोर्ड ज़्यादातर फैमिली लोग इस्तेमाल करते हैं। छोटे बोर्ड आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, यूज़ करते हैं इन्हें। तो वो लोग कहते हैं कि क्या जिम्मेदारी आप ले सकते हो या हमारे पास क्या है आपके पास। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले सेफ्टी का फर्स्ट हम ख्याल करते हैं और जैकेट्स वगैरह सब कुछ है। वो लोग खौफज़दा होते हैं लेकिन हम अपनी भरपूर तरीके से उनका ख्याल करते हैं। आप लाइफ गार्ड जो हैं आपकी अपनी भी ट्रेनिंग होती है, आप खुद भी इसके ऊपर ज़रा काम करते होंगे कि भाई किस तरीके से इस ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल है, कैसे हमें लोगों को बचाना है, रेस्क्यू कैसे करना है और निगरानी कैसे करनी है? सर हम पहली बात ये है कि हम ऑक्सफोर्ड के रहने वाले हैं। घर का दरवाजा खोलो तो बाहर आपको बचपन से प्रैक्टिस है? जी बचपन से करते आ रहे हैं सर। गहरे समंदर में चाहे डीप, इतना तेज समंदर होता है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड का, उनके ट्रेनिंग की हम लोगों ने। हालांकि आप देख सकते हैं इस बोट पे मैं बैठा हूँ, जैकेट पहना हुआ। हालांकि मैं एक स्विमर हूँ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि आपको मेरे ख्याल में जैकेट की भी जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक जरूरी है। इवन जो फैमिलीज भी आ रही हैं जब आपको देखेंगी तो ये सोचेंगे देखें इन्होंने भी लाइफ जैकेट जी। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में तो हम बात कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कितना खूबसूरत मंजर है। और जब एडवेंचर के लिए निकलते हैं हम इसमें, चाहे वाटर स्पोर्ट्स में हमारी मोटर बोट हो या फिर ट्यूब हो, जो कि अभी अभी मैंने एक्सपीरियंस की है, तो अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ आपके साथ, तो ये जो ट्यूब थी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे और आप लोग इसके मनाजर देख रहे थे, देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि आप सिर्फ होल्ड करके बैठे होते हैं उस पर और सुकून से जा रहे होते हैं मोटर बोट के पीछे पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बड़ा मुश्किल होता है उसकी ग्रिप टाइट रखना, उसको होल्ड
होल्ड करना, अपने आप को बैलेंस रखना, क्योंकि जो ट्यूब है जितनी ये लहरें आ रही होती हैं, जितना अनस्टेबल समंदर होता है उतना मुश्किल होता है उसके ऊपर स्टिल या सुकून से जाना। तो बड़ा मुश्किल था एक्सपीरियंस, लेकिन वही बात है, थोड़ी सी कोशिश है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, उसके बाद आप कर सकते हैं। जैसे मैंने भी कर लिया। मैं कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, ना मैं इतने ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। सबसे पाकिस्तान में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। तो शाहजेब, अब हम क्या किसी फख्रे पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल, हम हर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि फख्रे पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करवाएं। तो हमारे लिए वो शख्स काबिल फख्र है जो मुल्क का नाम रोशन कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहा हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रहा हो या दीगर खिदमात उनकी हो, जो मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वफ़ करे। फख्रे पाकिस्तान वही है। और हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसी ही शख्सियत जाहिद अली साहब आज हमारे मेहमान हैं। उन्होंने डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खूब काम किया है। यही वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के बड़े जो इदारे हैं, जो कमेटियां हैं, वो उसका हिस्सा हैं। यही नहीं, उन्हें चेंज मेकर कैटेगरी में बैनुल अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया है। वाह, जो किसी भी हाई कैटेगरी में पहले पाकिस्तानी होने का एहसास रखते हैं। ही वॉज इन्वाइटेड टू यूएस टू सेलिब्रेट अलॉन्ग विद 5 other change makers from the world. Before this, he also have won Siemens Innovation Think Tank Award, Future 50 IT Leader, 50 People to Define the Future, Global CIO 200 and nominee of Digital Leader 100 and Forbes में Next 1000 के। अच्छा, क्या बात है भाई, जबरदस्त। मैं तो सुपर इंप्रेस हुई हूँ इनके बारे में बात। बिल्कुल, और इसके अलावा वो हेल्थ सेक्टर के लिए काबिल तारीफ खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। उनकी कोशिशों का नतीजा है कि दुबई हेल्थ केयर टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो उनकी जिंदगी, उनकी अचीवमेंट्स, इस सब पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Are we talking about him or are we talking to him? बिल्कुल, हम जाहिद अली साहब से मुलाकात करेंगे। जाहिद साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। आपका काम वाकई काबिल तारीफ। और इब्तिदा में आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पर आप किस तर्ज का काम कर रहे हैं, पहले ये शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और ये पहली दफ़ा है कि मैं ग्लोबल फोरम्स पे तो बात करता रहता हूँ, अपने लोगों के साथ अपनी ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दुनिया भर में ये है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पेश आई। और ज़रूरत ये पेश आई कि जो सिस्टम्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है और उसमें इनोवेशन आने की ज़रूरत है। तो उसमें ये हुआ कि डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी एफ़र्ट्स की, उसमें पॉलिसीज़ पे, स्ट्रेटजीज़ पे और सिस्टम्स बनाने के ऊपर काम किया। और ऐसी ही कुछ एफ़र्ट्स करने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ, जिसमें कुछ यूएस के इदारों के साथ काम किया, एनएचएस के साथ काम किया, जो एनएचएस यूके का इदारा है। उसके अलावा कुछ जर्मनी के जो ऑफिशियल इदारे हैं जो कि इसके हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, एक पाकिस्तान में भी काफ़ी काम किया, जिसमें जो इसका हमारा वैक्सीनेशन का सिस्टम है उसका को डिज़ाइन करने में, और फिर ये कोविड का जो रिस्पांस है उसके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया। और एक चीज़ हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो कि अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से हुआ है, उसमें यह कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो दुनिया में बहुत सारी कैटेगरीज़ में टॉप 5 रिस्पॉन्सेस में आया है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये ज़रूर बताइए साथ साथ में कि आपको जो अवार्ड से नवाजा गया, तो सबको जो आज आपको सुन रहे हैं, तो किस हवाले से आपको जो है ये अवार्ड्स दिए गए, प्लीज़। ये अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में स्टेटस को चैलेंज किया
और चेंज एजेंट के तौर पे सामने आए और उन्होंने वो सिस्टम्स और वो पॉलिसीज़, वो स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं जिन्होंने दुनिया में हेल्थ केयर की डिलीवरी को आसान बनाया और उसको लोगों तक पहुंचने में उसको तेज़ करने में हेल्प किया है और उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया है। तो ये पूरी दुनिया से 6 लोग थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया। एक लॉन्ग प्रोसेस था, कोई 5 स्टेप प्रोसेस था जिसमें डिफरेंट लेवल पे एवेल्यूशंस हुई हैं और ये जो नॉमिनेशन हुई है ये दुनिया की हाईएस्ट बॉडी है ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स में। तो और इस बॉडी के अबाउट हम आपको कंग्रेचुलेशंस कहते हैं, इस पे खास तौर पे आपको बहुत मुबारकबाद हो। बिल्कुल जाहिद साहब, साथ में हम कुछ इसका जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी इसकी बात की कि दुबई हेल्थ केयर टीम जो है वो जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रही है। तो सबसे पहले तो बताइएगा वो जो दौरा करेंगे इसका नतीजा क्या निकलेगा, खासतौर पर उनका फोकस किन बातों पर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के बाद पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम काफी मुतासर भी हुआ है। इवन दुनिया भर में हेल्थ केयर सिस्टम काफी मुतासर हुए, काफी दबाव उसका आया है। तो आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को कैसा देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है, और ये जो दुबई से टीम आ रही है वो क्या करने जा रही है? अच्छा, ये ना सिर्फ हमारे पास जो इंटेंट ज़ाहिर की है वो दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी के लोगों ने ज़ाहिर की है, उनके CEO ने ज़ाहिर की है और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आएंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो पोस्ट रमज़ान आएंगे। अच्छा, उसके अलावा NHS की जो UK की टीम है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की टीम, वो भी यहाँ पे आएगी और इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज से भी डिफरेंट वफद आएंगे और वो एक्सप्लोर करना चाहें। उनका मकसद ये है कि एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान में जिनके ऊपर कोलैबोरेशन हो सकती है। और मेरा वहाँ पे जाने का जो बहुत बड़ा एक मकसद था कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या लेके आ सकता हूँ, और यही वो चीज़ें थी जो कि मैंने पाकिस्तान के लिए लेके आया हूँ, स्पेशली के लोगों को कनेक्ट करके और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में भी अच्छा काम हो सकता है, होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो टैलेंट है। 64% हमारे पास यूथ है और जिसको हम अगर प्रॉपरली थोड़ा सा ट्रेन कर दें, उनकी स्किल डेवलपमेंट कर दें। और हेल्थ केयर एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तानी दुनिया भर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वेल रिगार्डेड भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक इंसेंटिव भी है हम लोग इसके थ्रू, और मेरा गोल है ये कि हम लोग इकोनॉमिकली पाकिस्तान को अपलिफ्ट करें और उसमें ये स्किल्स का एक बहुत बड़ा किरदार होगा जिसमें डिजिटल हेल्थ एक आई गेस पायनियर के तौर पे हो सकता है। जाहिद साहब जी ये ज़रूर बताइएगा, आपने कामयाब जो प्रोग्राम मेड इन पाकिस्तान प्रोग्राम, विलेज ग्रोथ प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम्स पे आपने काम किया और नेशनल प्रोग्राम्स के लिए आपने जो है वो मज़ीद आपके क्या प्लान्स हैं, आपने कहाँ क्या क्या खिदमात अंजाम दी, ज़रा हमें भी प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, एक ये था कि पाकिस्तान आने का मकसद मेरा, मैं 2016 के एंड में पाकिस्तान आया था और मेजर पर्पस ये था कि दुनिया भर में तो रिस्पेक्ट थी, हाईएस्ट लेवल पे काम किया हुआ है, तो ये था कि पाकिस्तान में आके अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए और कुछ गिव बैक भी किया जाए। तो उसमें बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कुछ ऐसे लोग मिले जिनके साथ मैंने ये मिलके सारे प्रोग्राम्स में काम किया, बहुत सारों में मैं ऑफिशियल कमेटीज़ का उसका मेंबर था। तो एक दुनिया भर में बड़ा फेमस प्रोग्राम है शार्क टैंक, जो कि US में जिसको आइडिया करोड़ों का और इस किस्म के प्रोग्राम सब उसी की ही इंस्पिरेशन से बनाए गए हैं। अच्छा, उस प्रोग्राम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है 2014 और 15 में, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर मेरा ये था कि हम उस चीज़ को कैसे यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो उसको रेप्लिकेशन करने के लिए हमने SECP के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम किया और वहाँ पे हमने रेगुलेशंस बनवाई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैबिनेट से अप्रूव हो गई हैं और उसमें सैंडबॉक्स के थ्रू डिफरेंट जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं किसी भी जो इनोवेटिव ट्रांजैक्शंस के होने के लिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना अब अप्रूवल के मराहल से गुजर चुके हैं। तो जाहिद साहब आप ये कह रहे हैं, लाइसेंस भी, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, जी साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में शार्क टैंक जैसा या उससे इंस्पायर्ड कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है आगे लोगों के लिए या उनके फ्यूचर बिजनेसेस के लिए?
जी जी, उसमें ये है कि एक हमने प्रोग्राम पहले से शुरू किया हुआ है, उसको हमने नाम दिया है अगेन पाकिस्तान नेशनल इन्वेस्टर पोर्टल। और उसमें हमने वो सारा एक जो स्टार्टअप का जर्नी होता है शुरू से लेके एंड तक उसको मैप किया है। उसमें वो लोग जो कि समझते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट रेजिंग करनी है, तो उनके लिए हमने सारे टूल्स वो डेवलप किए हैं। कुछ लोग जिनको वो खुद नहीं कर सकते, डू इट योरसेल्फ में नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने अवार्ड विनिंग ट्रेनिंग्स भी बनाई हुई हैं। और उसकी एक सक्सेस स्टोरी ये है कि हमने अभी कोई 3 कोहर्ट रन किए हैं और हमने टोटली फ्री रन किया, हमने किसी से कुछ चार्ज नहीं किया। और कुछ 6000 के लोगों ने हमारे उस पोर्टल पे साइन अप किया है। और तो उसमें ये हुआ कि हमारे 4 स्टार्टअप्स को जो है वो फंडिंग अभी रेस कर चुके हुए हैं इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि 6 महीने के ऊपर मुहित है। तो अब ये है कि अब हम इसको नेक्स्ट डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। और नहीं जी, हम तो जबरदस्त आइडिया ये है कि हम लोग अपनी स्टार्टअप कम्युनिटी को जी 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 जो आपने किया था साहब, उसको भी जानकर इतना हमें अच्छा लगा। और जो आपने शार्क टैंक के ऊपर किया, आपने मजीद हमारा इंटरेस्ट हम दोनों को, क्योंकि हम लोग इस तरह के वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और जिस तरीके से आपने एजाज हासिल किया, अवार्ड्स हासिल किए, उस पर आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम्स भी यहाँ पर आए। और जैसा कि शार्क टैंक का भी आप जिक्र कर रहे हैं, शार्क टैंक जो नहीं देखा जिन्होंने, उनको हम बताएं कि कैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सीनियर बिजनेसमैन होते हैं, और वो आने वाले नए बिजनेसमैन जिनके आइडियाज होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनके आइडियाज की इवैल्यूएशन निकाल कर वाकई बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान में उम्मीद करते हैं कि आप उनको कन्विंस कर सकें। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और करने के बाद हम तमाम चीजें शेयर की, जिसके लिए वाकई जो खासतौर पर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बड़े एक्साइटेड भी होंगे। अब एक सवाल है और वो है सवाल बैंड। अच्छा, मुझे लगा आपको सवाल करने लगी हैं, क्योंकि आपकी सवाल करने की आदत है ना, बार बार आप सवाल करती हैं। आप तो सवाल करती नहीं जैसे है ना, सबसे ज्यादा सवाल तो मैंने सीखे हम बैंड से हम सवालात करने जाते हैं, सवाल भी करना चाहते हैं। बड़ी फैन हूँ मैं जी, वो जो मियाँ बीवी है ना, उनकी जो बेगम है ना, जिनका नाम है इकरा, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उनको खुद नहीं पता होगा। उनके हस्बैंड की फैन नहीं? मैं उनके हस्बैंड को एक्चुअली सुना नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बट आपने सुना है? आज बिल्कुल, मैं दोनों को सुना है, दोनों की वीडियोस भी देखी हैं और आज हम आपको भी सुनवाते हैं, क्योंकि ये मियाँ बीवी बड़े टैलेंटेड, इंतहाई टैलेंटेड मियाँ बीवी, जिनकी आवाज दुनिया में इस वक्त जादू जगा रही है। लेकिन क्या मियाँ बीवी थे तब उन्होंने आए थे, लेकिन पहले दोनों अलग अलग म्यूजिक में आए और उसमें आए, और फिर जहां तक मुझे स्टोरी पता है पहले अलग अलग थे। और क्योंकि उनकी मेरे ख्याल में मंजिल एक थी, तो दोनों उसके बाद इन्होंने साथ काम करना शुरू किया, फिर ये शादी के बंधन में बन गए। और इनकी बड़ी मजेदार स्टोरी भी है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ शेयर कर सकें, उन्हीं की जबानी हम जाने। साथ में इनका जो इन्होंने बैंड बनाया है, वो बैंड मुख्तलिफ इनके गानों की परफॉर्मेंस भी होती है। और इनकी खास तौर पर जो इनकी वोकलिस्ट हैं, जो उनकी वाइफ हैं, हम देख रहे होते हैं वो गाने के साथ साथ जिस तरीके से उनके जेस्चर्स होते हैं ना, वो गाने को जितना एंजॉय करके गा रही होती है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जब मैंने ना इकरा का जब अंदाज सुना, माशाल्लाह सूफियाना कलाम भी और इस तरह भी पढ़ती रही हैं, तो मैंने देखा है कि वो जिस तरह उनका हाथ और सब कुछ चलता है, लगता है हवा से सुर पकड़ रही है। वैसे हवा से उन्होंने एक सुर पकड़ा, दूसरा सुर पकड़ा, और फिर दूसरी लय पकड़ी, और फिर दूसरी ताल पकड़ी। तो ये होता है बड़ा जनाब, जिनकी जो आवाजें, हमें कहते हैं ना कि बेसुरा चल सकता है, बेताला नहीं चल सकता। और ये सुर में भी हैं, ताल में भी हैं, लोगों के दिलों पे छाए हुए भी हैं ये दोनों। लेकिन क्या आपने जबरदस्त बात कर दी, मैं खुद हैरान हो रही हूँ। माया खान कभी अच्छी बात भी करती थी, लेकिन साथ स्टडी करते करते इन लोगों ने एक दूसरे को स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है ना वो शादी भी कर ली। एक दूसरे की स्टडी की, एक दूसरे की स्टडी की इन्होंने, एक दूसरे को स्टडी किया, और अब स्टडी करने के लिए उनकी पूरी उम्र पड़ी है। करते रहो दूसरे को स्टडी जितना करना है, लेकिन हमें तो बताओ कि सफर कैसे हुआ, और हमें कुछ अच्छा सा सुनाओ भैया आप सुबह सुबह। और ये हमारे साथ लाहौर में बिल्कुल, ये हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से स्टूडियो इसरार सिद्दीकी और उनकी अहलिया इकरा आरिफ। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक भी हो, सबसे पहले इतनी कामयाबी से आप काम कर रहे हैं, और आपको वेलकम भी करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमें ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि भाई कैसे मिले, क्या हुआ, बैंड कैसे बजा, मतलब बैंड कैसे बना, और एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े? असल में बैंड इस तरीके से बना कि मैं एनसीए में, हम दोनों एनसीए से पास आउट हैं, तो मैं एनसीए में सीनियर था और ये एक जूनियर थी। बस इनका पहला दिन था और रैगिंग के दौरान हमारा इंटरेक्शन हुआ पहला, और मैंने से कहा ओए फर्स्ट ईयर बात सुनो। पहली मुलाकात इस तरह थी, उसके बाद से फिर बैंड बन गया, शादी होगी, और अब आपके सामने सारा कुछ।
माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह। बात है। एनसीए तो आधा खानदान मेरा एनसीए से है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। खुशी हो रही है जी। एनसीए के जी, जी, लोग जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। थैंक यू। रैगिंग की जिक्र किया आपने रैगिंग की थी फर्स्ट ईयर वाली की है? जी जी, इन्होंने शादी बड़ी भी कर ली। खराब रैगिंग की थी। कहते ओए फर्स्ट ईयर बात सुनो, और फिर मैं खड़ी हो गई इनके सामने। फिर कहते हैं डायरेक्ट ही कि कुछ सुनाओ। मैंने देखा ये म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने खड़े हुए, तो वाकई में कुछ गाना ही सुनने वाले होंगे। फिर मैंने एक ट्रैक इन्हें सुनाया, और फिर कहते हैं वैसे तो फर्स्ट ईयर्स के साथ मैं गिटार नहीं बजाता, अगर तुम गाओगी तो बजा लूंगा। सो वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक गिटार बजा रहे हैं। भाई वाह, क्या क्या बात है। आपने। अच्छा, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, ये सवाल बैंड बेसिकली बना कैसे? सवाल नाम क्यों रखा है इसका? क्या सवाल उठा था? असल में हम लोग सूफी जॉनरा को प्रमोट करते हैं। तो जब हमारा 2015 14 अगस्त 2015 में हमारा बैंड बना, तो फिर हम लोगों ने जो है वो सवाल नेम चूज़ किया, क्योंकि सूफी सेंट्स जो है वो सवाल को बहुत मायने देते थे, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। दैट इज़ वाई। अच्छा इकरा, ये बताएं कि कभी अब शादी माशाल्लाह हो गई है और दोनों किस तरह बता रहे हैं शाहजेब, आप लोग वीलॉग्स भी बनाते सब कुछ करते हैं, लेकिन अब वो वाला अब जो दोस्ती हुई जब उन्होंने आपके लिए गिटार बजाया, अब वो आप ही के लिए गिटार बजाते हैं, तो कैसा रहता है? कभी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली। भाई तुमने सुर सही नहीं लगाया, उस पर लड़ाई हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, या बड़े प्यार मोहब्बत से आपका जो है वो माशाल्लाह चल रहा है। बहुत दरमियान वाला सवाल आपने पूछा है पेचीदा। अब तो मैं भूल भी गया हूँ कि मैं सीनियर था। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि सीनियर तो फिर अपने चलाते होंगे ना। मगर ये बीच में जो है ना मुझे समझा देते हैं, और इनकी अच्छी बात यही है कि ये कभी गुस्सा नहीं करते, और ना कोशिश मैं करती हूँ कि मैं भी गुस्सा ना करूँ, वरना अक्सर मेरा पारा हाई हो जाता है। हाय अल्लाह, नहीं तुम पारा हाई ना करो, तुम सिर्फ सुर हाई करो और अब मुझे अपने फैंस में इजाफा करो। हम लोग आपको एक ट्रैक सुनाते हैं। सुनाए। भावे जान ना जान, भावे जान ना जान, वे बेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, वे बेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके हुण खबर ना लिया, सानू घायल करके हुण खबर ना लिया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। आपने तो फुल जो है ना वो सूफियाना कलाम पढ़कर एक माहौल सतारी कर दिया है। दिल नहीं चाह रहा कि दोनों से बात रोके हम, लेकिन वक्त की इतनी जो है ना हमारे साथ किल्लत है, इस वक्त कमी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा दोनों से मिलकर। हम दोनों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ढेरों दुआएं, मोहब्बतें। कीप शाइनिंग, कीप सिंगिंग and keep spreading love. God bless you and have a blessed day. ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त की जो है वो कमी है हम दोनों के पास, लेकिन शाम को आज क्या होगा 4 बजे, और कल जुमेरात का दिन है, इजलास का दिन है, बहुत कुछ होने वाला है। रहिएगा हमारे साथ भी, और सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।